है कि हमें अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में मानव शास्त्र के अध्ययन पर जोर दें। साथ ही हमारे जनजातीय शोध संस्थान, जनजातीय आयोग और जनजातीय समितियां इनके उत्थान एवं विकास के लिए न केवल ठोस सुझाव दें बल्कि उनके क्रियान्वयन के लिए भी महत्वपूर्ण पहल करें। हालांकि सरकारें आदिवासी समाज के विकास और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही हैं, परंतु उनके लिए जन जागृति और जन चेतना बढ़ाने के लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। इसी संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे पूर्व 3 वक्ताओं ने कहा, सबसे अधिक आवश्यकता है जो भी सरकार एवं सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इस बात का समझना कि स्वार्थ पर होना सबसे बड़ा अभिशाप है और अपने को निस्वार्थ काम करने के लिए अपने को तैयार रहना पड़ेगा। और इस संबंध में स्वामी सतरूपानंद जी महाराज ने जैसे कहा, हमारे देश को इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हो वे ये समझें कि उनके थोड़ी सी भी निस्वार्थ सेवा से बहुत मानवता के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। ये क्षेत्र जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा और स्वामी सुखीदानंद जी महाराज ने कहा कि हमारा देश कलकत्ता, बंबई, चेन्नई और दिल्ली नहीं है। हमारा देश ऐसे स्थान है, नारायणपुर, बीजापुर, इस प्रकार के जो हमारे स्थान है उनसे हमारा देश निर्माण होता है। और इसमें हम सभी को जो इस यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने उस भावना से करें कि हमें वो कार्य करने की सामर्थ्य है और हम निस्वार्थ भाव से काम करने की हमें प्रेरणा है। और मैं इस दिशा में सभी स्वामी जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उस बात को उन्होंने बार बार कहा है। देश का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। देश का निर्माण हमें पूरी मेहनत से और लगातार करते रहना है और उसके लिए एक आत्मसम्मान की बोध होना आवश्यक है। वो आत्मसम्मान क्या है? वो आत्मसम्मान है कि हम जो भी कुछ काम करें उसमें कोई ऐसा नहीं कह सके कि इस काम में कुछ खामी रह गई थी। हम पूरे दिल से, पूरे मेहनत से और पूरी जागरूकता के साथ में हम काम करें। हम ऐसा काम करें कि हमारे साथ में और दूसरे आदमी हम एक साथ आ जाए। एक दिए से 1000 दिए जल सकते हैं। हम ये काम करें कि हम उस प्रकार का हम प्रकाश का व्यवस्था करें जिससे कि एक प्रकाश का स्रोत से 1000 प्रकाश हमारे समाज को लाभ हो। बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमको सीधे खड़े होकर के और स्क्वायरली डील करने की आवश्यकता होगी उस समस्या को जूझने के लिए। और उस समस्या को जूझने के लिए हमको वो सभी साधन का उपयोग करना पड़ेगा जिससे उस समस्या को हम न केवल एक समय, उसको हमेशा के लिए हम उससे आगे निकल पाए। अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है और शिक्षा का व्यापकीकरण, लेकिन शिक्षा अच्छे स्तर की और अच्छे स्तर की शिक्षा से हम अपने को, अपने समाज को किस प्रकार से उन्नति करें उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। शासन ने बहुत ऐसे
परियोजनाएं बनाई हैं और शासन ने इस प्रकार के बहुत अनुक्रम किए हैं, लेकिन हमें उसकी पूरी जानकारी रख के हमको अपने हक के साथ में उनको प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमारे जो भी गुरुजन यहाँ पे हैं और हमारे जो लोग इस व्यवस्था में हैं, उनको इस प्रकार से जोड़ा जाने की आवश्यकता है कि वे निस्वार्थ भाव से इस पूरे आयोजन को इसको संपादित करें। हमारा देश का ऐसा बहुत बड़ा भूभाग है जो कि विकास की दृष्टि में देश के दूसरे स्थानों से बहुत पीछे हो गया है। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद में हमारा देश बहुत तरक्की किया है, लेकिन साथ ही ये बात है कि कुछ स्थान बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की किए हैं और कुछ स्थान उसके अनुपात में पीछे रह गए। इस गैप को, इस खाई को हमें पाटने की आवश्यकता है। इसमें हमारे जो युवा जो साथी हैं यहाँ पे, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले वो ये सोच ले कि वो कोई भी कार्य करने के लिए वे सक्षम हैं और अपने दिल में वो बांध ले कि हमको ये बनना है, और उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए वे अपना कार्य करें पूरी लगन से। और मुझे विश्वास है कि आप में वो शक्ति, वो क्षमता है कि जिससे कि आप उस प्रकार के कार्यों को पूरा कर और आगे बढ़ पाओगे। ये समाज को निर्माण करने के लिए आप तैयार होगे और निर्माण करने के लिए आप सक्षम होगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप में आत्मविश्वास हो, और उस आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए ये पूरा जो वातावरण है बहुत ही सुगंधित वातावरण है। इस वातावरण से आप सांस लेकर के आप आत्मविश्वास से भरकर आप अपने कार्य में जुट जाएं, और आप में वो ताकत है कि जिससे कि आप जो भी कुछ आप बनना चाहें उसको प्राप्त कर सकें। मैं हमारे सभी स्वामी जी जो यहाँ पे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का एक वातावरण तैयार किया है और चारों तरफ से इस वातावरण का लाभ लेने के लिए हमारे भाई बहन आए हैं, आएंगे, और इस में श्वास लेकर के इसकी मधुर सुगंध को प्राप्त कर वे अपने विकास, अपने क्षेत्र के विकास और अपने परिवार के विकास सही तरीके से कर पाएंगे। उनका विकास होगा तो सही माने में भारतवर्ष का विकास होगा। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने कार्य में सफल हो। यही कहकर मैं आज अपना बात बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अभी बुलाया, और मैं पूरा आशान्वित हूँ कि ये प्रयास आपका पूरी तरीके से सफल होगा। एक दिए से 1000 दिए जलेंगे, 1000 दिए से 10 लाख दिए जलेंगे, 10 लाख दिए से 100 करोड़ दिए जलेंगे, और सबके मन में, सबके घर में प्रकाश होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम महोदय
श्री शेखर दत्त जी के इस सारगर्भित भाषण से आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। अवश्य ही इस भाषण ने हम सबको एक दिशा और प्रेरणा तो दी कि अगर एक दीपक यह ठान ले कि उसे जलना है और दूसरों के लिए जलना है, तो कौन उसे रोक सकता है प्रकाश देने से? कौन उसे रोक सकता है एक और दिया प्रज्वलित कराने के लिए उसके प्रयास को कौन रोक सकता है? इन्हीं भावों के साथ बहुत ही प्रेरणादायी प्रेरणास्पद यह व्याख्यान हम सब सुन रहे थे महामहिम राज्यपाल महोदय के मुखारविंद से। अब पारी है हमारे आगत आदरणीय अतिथियों के को स्मरण कुछ भेंट देने के लिए, जिससे कि वे स्मृति चिन्ह वे इस सम्मेलन की स्मृति चिन्ह अपने साथ लेकर जाएं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम दाता के ऊंचे सिंहासन पर खड़े होकर यह मत दो पैसा अपने हाथ में लेकर किसी को फेंकते हुए यह मत कहो ले भिखारी तेरे लिए मैं यह कर दिया, बल्कि तुम घुटने टेक कर लेने वालों के सामने इस बात के लिए एहसानमंद हो कि तुम्हें उसकी सेवा करने का मौका मिला, और इसलिए तुम्हें सेवा करते समय शिव ज्ञान से सेवा करना होगा। जब हम सामने वाले को शिव समझते हैं तो वह हमारे लिए भगवान की भांति हो जाता है और हम अपनी सर्वश्रेष्ठ चीज उसे देना चाहते हैं, और वह कार्य उस समय से वह कार्य समाज सेवा से ऊपर उठकर एक पूजा में परिवर्तित हो जाता है। और आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने प्रत्येक कार्य को पूजा में परिवर्तित करें। और यदि हम सुख और शांति चाहते हैं, अपने अंदर का शिवत्व जागृत करना चाहते हैं, तो यह हमें करना ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने आज से 100-125 साल पहले ये बातें बहुत ही स्पष्ट ढंग से उन्होंने कह दी है। वे किताबों में बिखरी हुई हैं, वे आपको मार्गदर्शित करेंगी, और इस तरह से हम अपने देश को विश्व के रंगमंच पर सबसे सर्वोच्च स्थान में ला सकेंगे, यह हमारा विश्वास है। इसी बात को रेखांकित करते हुए हमारे बीच उपस्थित राज्यपाल महोदय ने इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से हमें समझाया। हम उनके अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हमें हमारे बीच आए हुए इन 6 राज्य के प्रतिनिधियों को और हमारे बच्चों को, कर्मीजनों को उन्होंने उत्साह और प्रेरणा प्रदान की। उनके लिए हम सबकी तरफ से, आश्रम परिवार की तरफ से अपने हृदय का आभार उन्हें व्यक्त करते हैं। आदमी का मूर्ति जैसा या तो टीना टंगा हुआ है, कपड़ा टंगा हुआ है, इसका मतलब बिना चिड़ियों को हार्म पहुंचाए, बिना खरगोश को हार्म पहुंचाए, बिना जो जंगली जो जानवर है भालू इत्यादि को बिना हानि पहुंचाए, ये भाग जाए और मेरे लिए भी खाने का बचाए। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमारा देश में प्रसार करने की जरूरत है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बड़ा बड़ा जो दुकान है या बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ताकि व्यक्ति में डर पैदा हो और बिना हानि पहुंचाए हमारा भी सर्वाइवल हो, उसका भी सर्वाइवल हो, सभी को खाने को मिले। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात ट्राइबल इंडिया के बारे में, प्राचीनतम इंडिया के बारे में, ट्रेडिशनल इंडिया के बारे में गहराई से रिसर्च करने की जरूरत है, ताकि जनजातीय संस्कृति जो है ये क्या है, इसको हमको जानने का मौका मिले। पर हम देखते हैं हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ट्राइब्स के रूप में बिरहोर समाज से संबंधित लोग हैं। बिरहोर उड़ीसा में है, बंगाल में है, झारखंड में है और छत्तीसगढ़ में भी है। तो
इनमें हमको देखने का मौका मिलता है कि मधु कलेक्शन के क्रम में जहां पर मधु का रस रहता है उसको कुछ छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब मधु भागे नहीं और फिर से मधु अपना छत बनाए और हमको भी खाने का मौका मिले और वो भी सरवाइव करे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। इसी तरह से फिशिंग के क्रम में भी, मछली पकड़ने के क्रम में, लाख प्रोडक्शन के क्रम में, हंटिंग के क्रम में भी, या जैसे ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित लोगों में प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, उत्पादन का कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमशन का कॉन्सेप्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अर्थात ये उत्पादन करते हैं, खाते हैं और वितरण करते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, तो इन चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है। जैसे अभी हम लाख प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो ट्राइबल लोग ये जानते हैं कि जब लाख काटते हैं तो कुछ हिस्सों को छोड़ देते हैं ताकि बीज के रूप में वो रहे और फिर से उससे हमको कुछ प्राप्त कर सके। इसी तरह से मछली पकड़ने के क्रम में भी कुछ नॉर्म्स हैं। तो इन चीज़ों के बारे में गहराई से हमको अध्ययन करने की जरूरत है, तभी हम ट्राइबल संस्कृति के बारे में हम समझ सकते हैं। तो जहाँ तक ट्राइबल संस्कृति की बात की है, ट्राइबल संस्कृति के एग्जिस्टेंस की बात है, इसके लिए कई एक चीज़ों के बारे में हमको ध्यान देने की जरूरत है। पहला, कम्युनिटी फीलिंग। कम्युनिटी फीलिंग के माध्यम से ही ट्राइबल जो कल्चर है इसको बचाया जा सकता है। और ये ट्राइबल कल्चर न केवल ट्राइबल लोगों के भलाई के लिए होगा, पूरे समस्त भारत के लोगों के लिए, पूरे विश्व समुदाय के लिए ये होगा। क्योंकि ट्राइबल कल्चर इस तरह का है जिसके माध्यम से सभी मानव का विकास हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, जिंदा रह सकते हैं। और ये ट्राइबल जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर में मेल फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि कम्युनिटी फीलिंग के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ये सर्वाइवल ऑफ नेचर के क्रम में ही, तो यहाँ पर ट्राइबल लोगों में बुरुबोंगा, इकेरबोंगा इत्यादि का भी कॉन्सेप्ट है। बुरुबोंगा का कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब पहाड़ की पूजा करते हैं। इसमें अलग अलग तरह का गाना है। वो ये गाते हैं कि बादल संवारते ही समेटते ही लेते आए, बादल न उड़ाए, वर्षा अच्छी तरह से हो, दलहन की खेती अच्छी हो और फले फूले उगे और हमारा सर्वाइवल हो। और चूंकि मानव फल फूल कंद मूल इत्यादि रूट्स इत्यादि पर ही निर्भर है, इसलिए इस पर सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का इस तरह से उपयोग हो ताकि हम समाप्त नहीं हो। और जहां तक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, अर्थात डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अर्थात यहाँ से डेवलपमेंट का शुरुआत हो और धीरे धीरे विस्तार हो। इसी तरह से दूसरे जगह से डेवलपमेंट का शुरुआत हो और पूरे क्षेत्र में हो, तीसरे जगह से भी डेवलपमेंट का शुरुआत हो और वो फैले। तब अब कोई भी व्यक्ति एक्सप्लॉइट नहीं होगा, कोई भी शोषित नहीं होगा। तो इसके क्रम में हालांकि कई पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जैसे पहला था मेरा सर्वाइवल ऑफ नेचर था, दूसरा था सर्वाइवल ऑफ एनिमल किंगडम था, जिसके क्रम में कई एग्जाम्पल जैसे हनी कलेक्शन, लाख कलेक्शन, फिशिंग, हंटिंग से संबंधित आदि रहा है। इसी तरह से जैसे हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित लोगों में देखते हैं, यदि एक व्यक्ति का अर्थात फल फूल कुल मोजा लकड़ी जमीन मालिक का कॉन्सेप्ट भी हम झारखंड में देखते हैं। और यही कारण है कि मान लीजिए किसी का धान बहुत ज्यादा हुआ है, तो फिर भी जिसके पास धान नहीं है ये भी भूख से मरेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर तुमाल सिस्टम है। और तुमाल सिस्टम रहा है, अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो इस तरह का सिस्टम फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। जैसे मान लिया किसी का कटनी हो रहा है, सभी लोगों को बुलाया जाता है और लाइन में खड़े हो जाते हैं और वही भी कलेक्ट करते हैं, जिसके कारण जिसका धान है उसका ढो के पहुंचा देते हैं। और जिसके घर में धान नहीं है फिर भी वो भी उसका भी सर्वाइवल होता है, वो भी जीवित रहता है। इस तरह का ये चलन है, इस तरह का रिवाज है, इस तरह का कस्टम है, ट्रेडिशंस है। अब यहाँ पर
बाड़ा बोलते हैं, लाख कलेक्शन के क्रम में भी अर्थात लाख जो काटने के क्रम में भी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं और सबको उसे लाख चुनने का मौका मिलता है, अर्थात दिया जाता है ताकि उसका भी सर्वाइवल हो। जनरली ट्राइबल लोगों के बारे में ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ट्राइबल संस्कृति को जानने के लिए ट्राइबल साइकोलॉजी को भी जानने की जरूरत है, ट्राइबल सोशियोलॉजी को भी जानने की जरूरत है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए उसको भी जानने की जरूरत है, ट्राइबल जो हैबिट्स है उसको भी जानने की जरूरत है, तभी ट्राइबल लोग का डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे ट्राइबल लोग को देखा जाता है किसी किसी के घर में 60 बकरी है फिर भी वो गरीब है, तो जिसके घर में 60 बकरी है वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बकरी का दाम लगभग 1000 या 1500 जरूर है, लेकिन ट्राइबल देख के केवल आनंदित होता है, खुश होता है, उसको बेचता नहीं है। अचानक बीमारी आ जाता है तो एक दिन में गरीब हो जाता है, मर जाते हैं, बकरियां मर जाती हैं, इसी तरह से मुर्गी मर जाती हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से अब धीरे धीरे समय परिवर्तन के आलोक में हमारा जो ट्राइबल कल्चर है धीरे धीरे संस्कृतियां मर रही हैं, जिसके कारण हमको भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। अब किसी व्यक्ति के पास 50 एकड़ जमीन है फिर भी वह गरीब है। पहले मिलजुल करके खेती करते थे और उससे सभी लोगों का उपयोग और उपभोग होता था, लेकिन आजकल सेल्फिश की भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा इधर उधर भाग रहे हैं। इसलिए रामकृष्ण मिशन जैसा संस्था जो है इन लोग सोचने की जरूरत है, जो कम्युनिटी फीलिंग के माध्यम से खेतीबाड़ी हो ताकि सभी लोग का सर्वाइवल हो, सभी लोग वहाँ के सभी बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। क्योंकि पूरे भारतवर्ष का यदि आप सर्वे करेंगे तो प्रत्येक गांव में कम से कम 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन है और 20, 30, 40, 50 परिवार है या तो 5 एकड़ भी जमीन है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने की जरूरत है और तब एक सर्वाइवल हो सकता है। यहाँ पर और भी पॉइंट्स है, इंडिजिनस नॉलेज एंड हेल्थ एंड हाइजीन। द ट्राइबल कल्चर में जैसे आप देखते हैं झारखंड में, उड़ीसा में रोग चाटुगिडी अर्थात रोग जो है जितने भी पहले लोग घड़ा में खाना बनाते थे, जिसके कारण बिल्कुल ही पुराना हो जाता था और इसलिए प्रत्येक साल उसको फेंकते थे, रस्म रिवाजों को पूरा करते हुए, झाड़ू करते हुए, जितना भी पुराना झाड़ू है, जितने भी उस तरह का गंदगी फैलाने जो चीजें हैं, रस्म रिवाजों को पूरा करते हुए फेंकने का परंपरा रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, उनके साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उस तरह से प्लान बनाया जाना चाहिए जो ट्राइबल हित में हो। इसके साथ ही साथ ये थ्योरी सिंपल सोसाइटी से संबंधित जो लोग हैं, सिंपल सोसाइटी से संबंधित लोगों के माध्यम से थ्योरी बने और उस थ्योरी का पालन नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, विलेज लेवल में, पंचायत लेवल में, फैक्ट्री लेवल में, इंस्टीट्यूट लेवल में सब जगह लागू हो, तभी ट्राइबल कल्चर का सर्वाइवल हो सकता है। और अन्यथा ये जो ट्राइबल जो कल्चर है ये बिल्कुल किताबों में ही रह जाएगा। इसलिए व्यवहारिक काम करने की जरूरत है। ट्राइबल कल्चर मीन्स जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, ऐसा नहीं कि बोलेंगे उल्टा और व्यवहारिक उल्टा हो। तो ऐसे में ये ट्राइबल जो कल्चर है इसका सर्वाइवल नहीं हो सकता है, ये जीवित नहीं रह सकता है, इसका हरासमेंट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं समय के परिवर्तन के आलोक में जैसे सोशल कंट्रोल, सामाजिक जो नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण का आधार कई एक है, जैसे कि कानून के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि अलग अलग एक्ट्स है, जबकि विलेज लेवल में सिंपल सोसाइटी से संबंधित लोगों में फैमिली, मैरिज, किनशिप, फोकलोर, फोकवेट, फोक टेल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, टोटम्स, टैबू इत्यादि के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण होता है। अर्थात उनका जो कल्चर है बिल्कुल ही सिंपल है और सिंपलिसिटी के माध्यम से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल ही हल हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ट्राइबल लोग अभी भी काफी सिंपल हैं और मिडिल मैन के कारण भी, मिडिल मैन के रूप में कोई भी हो, मिडिल मैन के कारण दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। ट्राइबल लोगों के सर्वाइवल के
के लिए यही कारण है कि ट्राइबल के अहित में ही प्लान सब जगह लगभग बन रहा है। इसलिए बिल्कुल ही दूरदर्शी टाइप का प्लान बने, ताकि जिसके डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया जा रहा है वो भागे नहीं, वो मरे नहीं, बल्कि उसका डेवलपमेंट हो भाषा के क्षेत्र में। जैसे भाषा जो है, तभी डॉक्टर सुभाष चंद्र मुंडा जी भी बोल रहे थे कि भाषा का विकास होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाता है, जैसे हम लोग चूंकि भाषा जानते हैं इसलिए समझ जाते हैं, यह लोहा हाथू वह गांव जिसमें डूमर का पेड़ है, पीढ़ी इसी तरह से बुसोडी वह गांव जिसमें पुआल है। इसी तरह से हम लोग भाषा से ही समझ जाते हैं कि इस गांव की क्या विशेषता है। जैसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका नाम से ही पता चल जाएगा इसकी क्या विशेषता है। जैसे फुंडी हंसा में कहाँ चूना मिलता है। तो अभी का जो हमारा पढ़ाई का जो सिस्टम है, हमारा पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल ही लो लेवल है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो संसाधन है, चाहे वो पेड़ के रूप में हो, पहाड़ के रूप में हो, पर्वत के रूप में हो, नदी का रूप में हो, नाला के रूप में हो, आदमी के रूप में हो, ये संसाधनों को धीरे धीरे हम भूल रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं। और मैट्रिक, आईए, बीए, एमए, पीएचडी के बाद फिर उसी चीज को सीख रहे हैं। इस तरह का हमारा पढ़ाई का सिस्टम है। इसलिए जो हमारा रिसोर्सेस है, अर्थात उस रिसोर्सेस के माध्यम से ही हमारा जीविकोपार्जन भी हो, हम मोटे भी हो, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं, या तो फिर झारखंड में भी देखते हैं, या फिर उत्तरांचल में भी देखते हैं, या कई इलाका में हमको देखने का मौका मिलता है। जैसे मुंडारी में बोलते हैं तारो, तिरिल, सोसो, कूदा, लोहा, कोटांग इत्यादि। तो इस तरह का मिक्स फूड बनाया जाए, ताकि उसके माध्यम से हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले और हम स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और अच्छी तरह से एनर्जी के साथ काम कर सके, ताकि देश का कल्याण हो। तो जहां तक ट्राइबल कल्चर का सवाल है, ट्राइबल कल्चर के दृष्टिकोण से सामूहिकता की भावना को भूलना नहीं चाहिए। जैसे सरलतम समाज से संबंधित लोगों में सभी अंग इस तरह से घुले मिले हुए हैं कि उन्हें अलग करना बिल्कुल ही कठिन है। जैसे उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है, अब जुडिशियरी भी है, जबकि आज की जो व्यवस्था है इसमें भी अलग अलग अंग है। जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है, लेकिन बड़ा देखने को मौका मिल रहा है कई एक स्टेटों में, यदि अच्छा प्लानिंग करते हैं या अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत है, और जो कॉम्प्लेक्स कल्चर है उसको भी थोड़ा सा सिंपल होने की जरूरत है। तभी समन्वय हो सकता है, तभी डेवलपमेंट हो सकता है, तभी सर्वाइवल हो सकता है, तभी जीवित रहा जा सकता है। धन्यवाद। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, स्वामी सर्वहितानंद जी महाराज, प्रोफेसर सत्यनारायण मुंडा, अन्य पूज्य सन्यासी वृंद, उपस्थित प्रतिभागियों, देवियों और सज्जनों, अभी हम सब ने प्रोफेसर सत्यनारायण मुंडा से आदिवासी संस्कृति के संरक्षण पर बहुत विचार प्रवण, ओजस्वी और सुंदर व्याख्यान सुना। मैं स्वामी विवेकानंद और सामाजिक न्याय इस विषय पर आप लोगों के सम्मुख अपने विचार रखने की चेष्टा करूंगा। सामाजिक न्याय का अत्यंत सामान्य सा तात्पर्य है कि समाज के सभी व्यक्तियों को, चाहे वे पीड़ित अथवा दलित वर्ग के हों, समान रूप से सुविधा, संरक्षण और अधिकार उनको प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन इसी सामाजिक न्याय के संरक्षण में व्यतीत हुआ। सामाजिक न्याय की अवधारणा उनको अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव के जीवन से प्राप्त हुई। मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन की कुछ घटनाओं से करूंगा, जिन घटनाओं के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक न्याय को संरक्षित किया। श्री रामकृष्ण देव की अवस्था उस समय केवल 9 वर्षों की थी, 9 साल के थे। गदाधर उनका नाम था और गदाई के नाम से वे जाने जाते थे।
उनका उपनयन संस्कार तय हुआ। उपनयन संस्कार में बंगाल में अभी भी यह प्रथा प्रचलित है कि जो प्रथम भिक्षा बालक ग्रहण करता है वह अपने समकुल की महिला से, समान कुल की महिला से ग्रहण करता है, वही उसकी भिक्षा माता होती है। उस गांव में धनी नाम की एक महिला थी जिसे धनी लोहारिन कहा जाता था। उस धनी ने श्री रामकृष्ण देव के जन्म के समय उसके माँ के प्रसव में बहुत सहायता प्रदान की थी। वह धनी श्री रामकृष्ण देव को बहुत प्यार करती थी और श्री रामकृष्ण देव भी उसे माता का सम्मान और प्यार देते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण देव के प्रेम से प्रभावित होकर उस धनी लोहारिन ने आंखों में आंसू भरकर श्री रामकृष्ण देव से कहा कि गदाई, तुम उपनयन संस्कार के समय मुझे ही भिक्षा माता बनाना। गदाई ने उनको आश्वस्त किया, वचन दे दिया कि वह उसे ही भिक्षा माता बनाएगा। और आज जब गदाई का उपनयन संस्कार आयोजित किया जा रहा है, गदाई ने अपने बड़े भाई रामकुमार से कहा कि मुझे भिक्षा माता, प्रथम भिक्षा तो मुझे धनी लोहारिन के हाथों ग्रहण करनी है। उनके भाई रामकुमार उद्विग्न हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे कुल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, भिक्षा तो समान कुल की महिला से तुमको ग्रहण करनी होगी। न पहले इस प्रकार की घटना कुल में घटी है, न बाद में घटेगी और न अभी घटनी चाहिए। और तब श्री रामकृष्ण देव, गदाई जिस समय उसकी आयु केवल 9 वर्षों की थी, उन्होंने कहा कि यदि मैं धनी लोहारिन से भिक्षा ग्रहण नहीं करता, उनको अपनी पहली भिक्षा माता नहीं बनाता, तो मैं सत्य से स्खलित हो जाऊंगा और सत्य से स्खलित रहने के कारण फिर मुझको यज्ञोपवीत धारण करने की योग्यता नहीं रह जाएगी। तो यह जो यज्ञोपवीत संस्कार है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। शास्त्रज्ञ रामकुमार गदाई की बात को सुनकर हतप्रभ हो गए और हम देखते हैं कि अंत में गदाई की बात माननी पड़ी। वह धनी लोहारी ही उनकी प्रथम भिक्षा माता बनती है। तो ऐसे थे श्री रामकृष्ण देव। अपने जीवन के प्रारंभ से ही मानो उन्होंने सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की। देखिए, कोई भी व्यवस्था तब स्थायी होती है जब उसका आधार आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिकता के धरातल पर ही कोई भी व्यवस्था स्थायी और मजबूत होती है। स्वामी विवेकानंद जब दूसरी बार अमेरिका से भारत आए, दक्षिण के कुंभकोणम नामक गांव में एक व्याख्यान उन्होंने दिया। उस वक्तव्य का विषय था माई मिशन ऑफ वेदांत। और उसमें स्वामी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल और सोशल मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन कैन क्योर द विल ऑफ लाइफ। इट इज द चेंज ऑफ सोल इटसेल्फ फॉर द बेटर that alone will cure the will of life. No amount of power, government or legislative cruelty can change the condition of a race. But it is only spiritual and ethical culture alone that can change the wrong racial tendencies for the better. स्वामी जी ने कहा कि किसी भी समाज के सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन करके समाज की बुराइयों का समाधान नहीं प्राप्त किया जा सकता। समाज की बुराइयों का समाधान तो आध्यात्मिकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी शासन के द्वारा, किसी शक्ति के द्वारा, किसी वैधानिक क्रूरता के द्वारा हम किसी जाति की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। समाज की बुराइयां तो केवल आध्यात्मिक और नैतिक संस्कृति के द्वारा ही स्थापित की जा सकती हैं। सामाजिक न्याय के लिए भी यही बात स्थापित होती है कि हम सामाजिक न्याय को संरक्षण केवल आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से ही प्रदान कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव का जीवन इसका जीता जाता उदाहरण है। बड़ा ही मोहक और बड़ा ही भव्य श्री रामकृष्ण देव का व्यक्तित्व है। सामाजिक न्याय तो मानो उनके जीवन में घनीभूत हो गया था। सामाजिक न्याय तब संभव हो जब हम समाज के प्रत्येक जीव में अपना प्रतिबिंब देखें और सभी भूतों में अपना स्वरूप देखें। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। यह जो वृत्ति है जब हमारे जीवन में आएगी, जब समाज के जीवन में आएगी, तभी सामाजिक न्याय संरक्षित हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव ऐसे ही पुरुष थे।
गंगा किनारे दो मल्लाहों को आपस में क्रोधपूर्वक लड़ते देख और एक मल्लाह द्वारा दूसरे मल्लाह की पीठ पर एक जोर से थप्पड़ मारते देख वे वेदना से वैसे ही करा उठे मानो मार उसी पर पड़ रही हो। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि जिस मल्लाह ने मारा था उसके हाथ के 5 उंगलियों के निशान श्री रामकृष्ण देव की पीठ पर अंकित हो गए थे। अपने तीर्थ यात्रा के दौरान संभवतः स्वामी विश्वात्मानंद जी से ही हमने पहले सुना, पहले दिन के वक्तव्य में अकाल पीड़ित त्रस्त संथाल नर नारी को देखकर वे करुणा से इतने अधिक विगलित हो गए कि घंटों उन्हीं के बीच फूट फूट कर रोते रहे। अपने मन में अपने ब्राह्मणत्व के अहंकार को नष्ट करने के लिए कैसा अद्भुत व्यक्तित्व था। रात्रि के गहन अंधकार में वे एक 72 के शौचालय गृह में चले गए और उसके मल लगे हुए फर्श को, शौचालय के मल लगे हुए फर्श को अपने लंबे लंबे बालों की झाड़ू बनाकर रगड़ रगड़ कर वे साफ करते रहे और रो रो कर जगन माता से प्रार्थना करते रहे कि माँ, जैसे मैं इस मल लगे हुए फर्श को साफ कर रहा हूँ माँ, तू मेरे हृदय के मल को साफ कर दे। हम उपनिषदों में पढ़ते हैं कि सभी ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यह जो सारा संसार है वह सारा संसार ईश्वर का आवास स्थल है। श्री रामकृष्ण